सुरजीत सिंह दीदेवार आरजीएस परिवार की तरफ से और दीदेवार जीवन ज्योति के परिवार की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और आज का विषय जो है ओल्ड एज अर्थात तीसरा पहर जो चौथी की ओर जा रहा होता है। तो दीदेवार हमेशा 3 नियम की बात करते हैं। एक जो सृष्टि रची गई है, प्राकृतिक नियम है जो सब पर एक जैसा ही लागू होता है। वो किसी भी प्रकार का जीव कहीं पर भी हो, सृष्टि नियम सभी पे एक जैसा होता है। और सृष्टि द्वारा बनाए हुए जितने भी जीव हैं, वो जीव के अंदर अपने जीवन को बदलाने की शक्ति नहीं होती है, मगर एक ऐसा जीव सृष्टि द्वारा बनाया गया है जो अपने जीवन को अपने अनुसार बदलने की क्षमता रखता है और बदल रहा है। और ये एक मानव का व्यक्तिगत जीवन भी होता है। वो अपने अनुसार अपने जीवन को चलाता है और अपने अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए प्रयास करता है। अपनी कोई इच्छाएं होती हैं जिसे पूर्ण करने में वो सक्षम भी होता है और कई बार नहीं भी सक्षम हो पाता। और तीसरा नियम है मानव के द्वारा बनाया हुआ, मानव ने एक समाज बनाया है, वो है मानव का सामाजिक नियम। और ये जो आज की समस्या के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर हम प्राकृतिक नियम का और मानव का डायरेक्ट नियम को समझेंगे तो हम इसमें चिंतन में इस चिंता से मुक्त हो सकते हैं काफी हद तक। मगर हमने मेरे से मतलब हर व्यक्ति विशेष का प्रकृति से डायरेक्ट लिंक क्या है, उसको मैं भूलकर समाज के नियम को अपनाने लगा और सामाजिक नियम ही मेरे जीवन का ध्येय बन गया। और इस वजह से हमारे को चिंता कुछ ऐसी हो जाती है जो हमारे जीवन में कभी घटित नहीं होती हैं, मगर किसी के साथ घटित हुई हैं या किसी के बारे में पता लगा है, उसके सोचने से हम अपने जीवन में चिंता कर लेते हैं। तो आज सर्वप्रथम हमें इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं, उससे पहले प्राकृतिक का नियम और मेरा व्यक्तिगत नियम से प्राकृतिक का क्या संबंध है। हम सभी भली प्रकार जानते हैं कि हर व्यक्ति विशेष का अपने अंगूठे का निशान अलग होता है। साइंस तो यह कह जाती है डीएनए है, माँ बाप के हिसाब से आते हैं और इसलिए फर्क होता है। मगर क्या एक ही माँ बाप से 4-5 संतान होते हैं, क्या उनके अंगूठे के निशान एक जैसे होते हैं? नहीं। यहां तक भी अगर एक पिंड हो जाए, कुछ सेकंड्स का असर होता है, डिस्टेंस होता है, उसके बावजूद भी उनके अंगूठे के निशान अलग होते हैं। ये प्रकृति द्वारा दिया हुआ मानव को एक ऐसा संदेश है कि हे मानव, तेरा और मेरा एक डायरेक्ट व्यक्तिगत तेरा और मेरा लिंक है। तू अपने जीवन को मेरे से डायरेक्ट बना। समाज तूने निर्माण करा है सामाजिक नियम के लिए, उसके अंदर रहकर उसके नियम को तूने मानना है, मगर अपना और मेरा सृष्टि का अर्थात जो लिंक है उसको धूमिल मत कर, उसको नजरअंदाज मत कर। जब हम उसको नजरअंदाज कर लेते हैं और हम सामाजिक नियम में उलझ के रह जाते हैं तो हमारे लिए जीवन में समस्याएं प्राप्त हो जाती हैं, समस्या मिलती रहती हैं। हर समय, हर उम्र के अंदर हर व्यक्ति विशेष को उस समय की समस्या लगती है। बाल्यावस्था के अंदर शिशु जब उसका शरीर रूप के अंदर, मानव के रूप के अंदर इस जगत में आगमन होता है, तो उसके माँ बाप या समाज उसकी किसी भी बात को हंसी खेली में उड़ा देते हैं, उसे पकड़ते नहीं है। उसका पीछे एक कारण है कि वो बच्चा भी किसी की बात को नहीं पकड़ता है। बच्चा भी हंसी खेली खेलता है, रोता है और उसको भूल जाता है। और इसीलिए उसकी शरारत या हंसे और खेलते हुए उसे भी समाज, माँ बाप भी भूल जाते हैं। कारण कि वो संसार के मानव द्वारा बनाए हुए नियम से उसका बोध नहीं होता, इसलिए हम उसे अबोध कहते हैं। मगर जैसे जैसे उसका शरीर बड़ा होता है, उम्र बड़ी होती जाती है, हर श्वास के साथ उसे शरीर में
प्रकृति नियम द्वारा बदलाव होना शुरू हो जाता है। वो शिशु से युवा होने के लिए चल जाता है, युवा होने से अधेड़ होता है, अधेड़ होने से वो बुजुर्ग भी होना शुरू हो जाता है, बुढ़ापा उसको भी आ जाता है। ये प्रक्रिया है हर मानव के साथ प्राकृतिक नियम द्वारा। और जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो जैसे जैसे उस बच्चे को संसारिक सामाजिक बोध होना शुरू करता है तो फिर उसे समाज डांटता भी है, माँ बाप मारते भी हैं, समझाते भी हैं, अर्थात उसको बोध होना शुरू हो गया है। और जब उसको बोध हो जाता है तो उसको उस बारे में अंदाजा लगाया जाता है कि अब जो है आप पूरी तरह अपनी समझ के हिसाब से कार्य करें। और जब सामाजिक नियम से उसके अनुसार कुछ गलती होती है तो समाज उसे दंडित करता है। और ये 7 साल तक चलता है। 7 साल का जीवन के अंदर ऐसा प्रभाव रहता है कि वो बच्चा जिस परिवेश में, जिस परिवार के अंदर, जिस भाषा को, जिस रिश्ते को देखता है, सुनता है, सहज ही उसे अपना लेता है। और ये पहले 7 साल का जो उसने ग्रहण करा है उसके जीवन भर अंतिम श्वास तक उसके अंदर रहता है। ये स्मृति उसकी जो जितनी भी सेंसेस हैं, जितनी भी इंद्रियां हैं, उसे उसके अंदर समावित हो जाती हैं और वो चाह कर भी उसे निकाल नहीं पाता है, क्योंकि उसके ऊपर स्मृति बढ़ती जाती है। पर यह स्मृति सबसे गहरी होती है। हम अपने जीवन काल में भी देखेंगे कि हमारे बचपन की, जितने भी हम गांव से आए हैं, किसी जगह से भी आए हैं, हमारा जीवन काल जो है बचपन का, आज भी हमें स्वप्न के अंदर भी जब कैसे उसका नाम होता है तो सहज ही हमारी स्मृति वहीं पर ऑन हो जाती है। जैसे कंप्यूटर में फाइल खुल जाती है, हमारी फाइल भी वैसे ही खुल के हमारी सारी स्मृति, हमारी सारी याददाश्तें हमारे सामने आ जाती है। और फिर अगले 7 साल सिखाया जाता है, समाज सिखाता है सामाजिक नियम के अंदर। प्रकृति का नियम उसमें नहीं कुछ काम करता, और समाज जो उसे सिखाता है उसे क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। और प्रकृति जब 2, 7 साल, 14 साल पूरे हो जाते हैं तो प्रकृति फिर उस जो जीव है, मानव जीव है, उसके अंदर अपना फिर इंटरफेरेंस करती है और उसके शरीर के अंदर एक बदलाव लाती है। अगर वो लड़की है तो उसके माँ के गुण पैदा होते हैं शरीर में, और वो लड़का है तो उसके पिता बनने के गुण पैदा होते हैं। और यहां से ही बदलाव शुरू हो जाता है उस बच्चे के अंदर। वो जो बच्चा है उसका शरीर कुछ और कह रहा है, समाज कुछ और कह रहा है, और प्रकृति के द्वारा और भीतर से उसकी इच्छाएं कुछ और होती हैं। ये तीसरा 7 साल हर बच्चे के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। और यहां पर सबसे ज्यादा समाज का नियम काम करता है, समाज का दायित्व बन जाता है। समाज के अंदर 3 प्रमुख लोग होते हैं, एक उसके माँ बाप, दूसरे आस पड़ोस से रिश्तेदार, और तीसरे वो स्कूल के अंदर जो भी उसके शिक्षक हैं। ये 3 आदमियों का दायित्व होता है, और वो चौथा खुद उन सब से मन के बाद अपने जीवन को चलता है। जब वो 3 साल पूरे कर लेता है, 21 साल हो जाते हैं, तो वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पूरी तरह बलशाली हो जाता है, समझ हो जाती है, अर्थात वो युवावस्था में आ जाता है। वो क्या करना चाहता है, क्या उसकी इच्छाएं हैं, क्या उसने पिछले 21 साल के अंदर क्या क्या ग्रहण करा है और क्या अब उसे मिल रहा है, वो अपने जीवन को स्वयं का स्वामी बनकर अपने स्वान जगाता है। और यहां पर अगर वो बच्चा अपने को ये समझ ले कि मेरा व्यक्तिगत नियम मेरी इच्छाएं हैं और मेरा प्रकृति से डायरेक्ट लिंक है, उसको अगर मैं समझ लूंगा और यहां पर चिंता के बजाय चिंतन करना शुरू कर देगा, तो जीवन की हर समस्या का समाधान करने में वो सक्षम होता जाएगा। और वो 60 साल 70 साल तक भी उस समय की समस्या को भी वो सॉल्व कर देगा। ये एक उसका है। और जहां जहां हमने आने से ये भूल हुई है, इस वजह से ये बुढ़ापे की जो समस्या है आज हम झेल रहे हैं। मैं यकीनन कह सकता हूं अपना व्यक्तिगत नियम से, अपने व्यक्तिगत अनुभव से और अपने परिवार के अध्यक्ष के जैसे मुझे इसका ज्ञान हुआ, मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारा है और मैं समाज को दे रहा हूं। और आज मैं आप सबके सामने उम्र के हिसाब से तो मुझे भी एक वृद्ध या ओल्ड एज कहा जा सकता है, मगर ऐसा नहीं है, सभी के साथ ऐसा पॉसिबल होता है। आज हम सोशल मीडिया पे देखते हैं 100 साल से ऊपर वाले भी 102 साल, 104 साल, 110 साल के भी कहीं कहीं हमें दिखाई देते हैं। मगर हम आसपास भी देखते हैं तो हमारे यहाँ पर कुछ 40 साल 50 साल के अंदर भी किसी ना किसी वजह से वृद्ध से पहले ही वो चले गए। और वृद्धावस्था के अंदर हम सब देख रहे हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस के अंदर भी कुछ ऐसी हम समस्या समझ रहे हैं, वो समस्या है नहीं।
क्योंकि मानव के अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी आ चुकी है। हम अगर किसी हाईवे पे जाते हैं, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर चलते हैं, बड़े आराम से गाड़ी चलती है, एक ही स्पीड पे जा रही है, मगर कहीं कुछ ब्रेक लगानी पड़े, कहीं कुछ खड्डा नजर आए, तो हम उस खड्डे को या ब्रेक को याद रखते हैं। जो इतने समूह चली थी तो ये हमें अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा कि कहीं कुछ घटना किसी के साथ हुई है, उसको नजरअंदाज करें। मेरे जीवन में आई, अगर मैं 100 किलोमीटर सही आ गया, तो अगर 2 किलोमीटर मुझे कहीं मुश्किल भी हुई, तो मैं गंतव्य पे, अपने स्थान पर, अपनी मंजिल पे तो पहुंचा, और 99% मेरी मंजिल सही रही है। मगर वो 1% अगर मंजिल में कहीं दुविधा आई है, तो हम उसके बारे में ही सोचते हैं। प्राकृतिक नियम एक मानव के साथ है कि जिस पे मैं ज्यादा सोचता हूं, वो मेरे जीवन में घटित होती है। और हमारे सभी का है कि हम जीवन के अंदर जितनी खुशियां हैं, खुशी मनाते हैं और उसको भूल जाते हैं, मगर उसमें कहीं कमी रह गई है, उसको कई दिनों तक याद रखते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कमियों का जो है वो भंडार आखिरी एज में, जैसे 60 साल 70 साल के बाद हमें मिलता है, और ये हम उसमें सक्षम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जीवन के अंदर जो युवावस्था थी, शारीरिक रूप से वो हमारे में कमजोरी हो जाती है। ये प्राकृतिक का नियम है। हर श्वास के साथ मैं युवा होता हूं, हर श्वास के साथ ही मुझे वृद्धावस्था में भी जाना है, मगर ये युवावस्था और वृद्धावस्था के बीच की जो अवस्था है, अगर मैंने उसे सही ढंग से गुजारा है, तो मेरी बाद वाली अवस्था जो है वो सही बनेगी, यकीनन करेगी। अगर मैंने सुबह नाश्ता करके अगर घर से बाहर कार्य में निकला हूं और पूरा भरपूर कर लिया, तो 4-6 घंटे मुझे खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो दोपहर बाद या संध्या काल में ही मुझे भूख लगेगी। उसी प्रकार अगर मैंने अपने जीवन की ये अवधि को, युवावस्था को जो पूरी तरह सही गुजारा है, तो मेरी अगली अवस्था भी सही होगी। प्रकृति का नियम हर व्यक्ति विशेष के साथ डायरेक्ट है, मगर मानव ने एक अपने नियम को सुचारू रूप चलाने से परिवार गठन किया था कि जो भी महिला और पुरुष, उनके लिए एक बंधन बनाया गया, विवाह का बंधन, अर्थात तुम्हें एक विशेष व्यवहार करने की अनुमति दी गई है, जिससे आप अपने जैसा जीव लाएं, जिसे संतान का नाम दिया गया है। और उसका दायित्व जिसके द्वारा आया गया है, उसका दायित्व वही उठाएगा, तो समाज सुचारू रूप से चलेगा। और कहीं कहीं वो दायित्व नहीं उठा जाते, जो उसके माँ बाप नहीं है, फिर समाज का दायित्व बनता है कि उस शिशु का लालन पालन करें। ये मानव समाज ने एक व्यवस्था बनाई थी, और यही मानव से भूल हो गई। हर मानव ने अपना दायित्व सिर्फ अपने द्वारा बनाए आए हुए जीव को ही परिवार मान के अपना दायित्व मान लिया, और समाज के प्रति उसका क्या दायित्व था वो भूल गया। वो उन्हीं को दे रहा है, उन्हीं से ही एक्सपेक्ट कर रहा है। यहां पर भूल हो गई है। जो जो व्यक्ति अपनी संतान का दायित्व उठा रहा है, मगर वो सक्षम है किसी और चीज के लिए भी है, तो समाज के उल्लेख करता रहेगा, तो समाज उसके समय के अंदर अगर उसकी संतान उसके पास किसी कारणवश नहीं है, तो उसको सहयोग देगी। मैंने समाज को सहयोग दिया नहीं, और मैं समाज से सहयोग एक्सपेक्ट करता भी नहीं, क्योंकि मैंने वो जिया नहीं। और मानव के अंदर एक बहुत बड़ा गुण होता है कि मानव को अपने जीवन में कभी किसी से कोई दुख या किसी से कोई प्रेरणा मिली है, जीवन भर उसे भूलता नहीं। हम रास्ते में जाते हैं, कभी हम रिक्शे वाले से एक एड्रेस पूछ लेते हैं, और रिक्शे वाले ने बड़ा सही हमें एड्रेस दिए थे, तो हम याद रखते हैं, यार उसने हमें बहुत सही गाइड करा। तो ये बात हम नहीं भूलते हैं। उसी प्रकार मेरे को समाज में कब कब कैसे कैसे अड़ोस पड़ोस में मेरे अंकल आंटी ने, जैसा भी हमारे रिश्तेदारों ने कब कब सहयोग दिया, और कब कब मेरे को मिसगाइड किया, हमारे जीवन में स्मृति में रहते हैं, हम उसे भूलते नहीं। उसी बात को अगर हम देखेंगे, तो हम जीवन के अंदर इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। मैं संतान के लिए मेरी सामाजिक जिम्मेवारी है, प्राकृतिक जिम्मेवारी नहीं है। मैंने संतान के अंदर जिम्मेवारी उसे पढ़ाया लिखाया, और मेरा उस पर परवरिश में मैंने कैसा उसे समय दिया, कैसे उससे करा। मगर मैं हर बार ये कहता हूं, ये मेरी संतान है, बुढ़ापे में मेरे काम आएगी, बुढ़ापे में मेरे काम आएगी। ये हमें अपने विचारों को बदलना होगा। बुढ़ापा जब आएगा तो कोई ना कोई मेरे सहयोग में आएगा ही, ये प्रकृति का नियम है। अगर मैंने अपने अंदर समाज को सहयोग दिया है, समाज से ही उठ के आएगा। मगर मैंने अपना जीवन की केंद्रित सिर्फ अपनी संतान के ऊपर केंद्र करा, और संतान से ही एक्सपेक्टेशन करते हैं, और इसलिए बुढ़ापा जो है हमारा चिंताजनक हो रहा है।
तो इस समाज को इस विषय में समझना चाहिए। मगर कुछ ऐसे जो बुढ़ापे होंगे उसका लिए भी समस्या क्या होगी, मगर जो बुढ़ापे के लिए जा रहे हैं अगर वो आज सजग और सचेत हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जो समस्या आज के बुजुर्गों में आ रही है हमारी उम्र के अंदर वो नहीं आएगी, हम ऐसा समझ लें। बाल्यकाल के अंदर हमारे को कौन से अच्छे लगते थे? हमारी उम्र के लोग ही अच्छे लगते थे। युवा के अंदर हम किसके साथ हमारे मित्रता थी? जो हमारी उम्र के थे। मित्रता क्या होती है कि हम सेम एजुकेशन, सेम अनुभव के हैं और हमारी भाषा जो है, आचार व्यवहार तकरीबन एक जैसे होते हैं, तो हमें उसमें सुविधा होती है। और कब कितना समय व्यतीत हो जाता है हमें उसका न चिंता करनी पड़ती है न चिंतन करना पड़ता है, वो सहज ही हो जाता है। तो जब वृद्धावस्था आती है तो वृद्धावस्था से हम अपनी संतान से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम संतान से एक्सपेक्ट भी करते हैं तो कितनी देर संतान से बातें कर पाएंगे? ये संतान के पास कितना समय हमसे बातें करने के? हमें भी तो अपनी उम्र के लोग ही तो अच्छे लगते हैं। हम भी अगर शाम को पार्क में जाते हैं तो किनके साथ बैठते हैं? वो पुरानी यादें ही करते हैं, अतीत की यादें रखते हैं और भविष्य की चिंता करते हैं। तो बच्चा जो है वर्तमान में रहता है, इसलिए वो उसे अबोध कहा जाता है कि वो हंसता खेलता और खुशहाल रहता है। युवा जो है भविष्य के लिए बारे में सोचता है कि मुझे क्या करना है, कैसे परिवार बनाना है, कौन सी जॉब लेनी है, कौन सा व्यापार करना है, कैसे कैसे लेना है। मगर जो युवा के बाद बुजुर्ग होता है वो अतीत में चला जाता है कि मैं ऐसा था, वो ऐसा था। अतीत जो है वो दोबारा कभी नहीं आएगा, भविष्य कभी आता नहीं है। भविष्य जो मेरा वर्तमान है उसी से भविष्य बनता है। तो मैंने जीवन के अंदर अगर मैंने पढ़ाई करी थी स्कूल के अंदर, वो वर्तमान था और मैं एजुकेट हो गया, डिग्री होल्डर हो गया, तो भविष्य मेरा अपने आप ही मुझे नौकरी मिल गई या व्यापार करने में एमबीए करके सक्षम हो सका। तो वर्तमान में रहना सीखें। मगर जो है बच्चा जो है अबोध की तरह, और बुजुर्ग जब हो जाए बोध होते हुए अबोध की तरह रहे तो वो वर्तमान बन जाता है और हम चिंता और चिंतन की आवश्यकता नहीं होती। हमें किस चीज की आवश्यकता है? हमें अपने उन हम उम्रों की आवश्यकता है। हमारे जीवन के अंदर इच्छाएं तो खत्म हो चुकी होती हैं। अगर हमने मकान बना लिया है तो मकान अब बनाना नहीं है। अगर हमने कुछ कमाई करके सेविंग करी है तो अब हम सेविंग करनी नहीं है कि हमारे पास समय की अवधि जो है प्राकृतिक निर्भर कम है। तो हमें क्या चाहिए? हमारे शरीर रूप से सही चले, हम अपने आप चल पड़े और हमारी जो जरूरतें हैं वो हमें पूरी हो जाए। और हमने कहां भूल करी थी? हमने परवरिश के अंदर हर मां बाप का जो फर्ज है अपनी संतान की जरूरत को पूरा करना है, उसका दायित्व बन जाता है। मगर जो मां बाप ने अपनी संतान की इच्छाओं को पूर्ति करा है तो वो ही अपनी संतान से इच्छाएं रखती हैं। मगर जब उसने अपने माँ बाप ने अपनी संतान की इच्छाएं पूरी करी और बच्चे को यह सक्षम बना दिया कि तू अपनी आशाएं और अपनी इच्छाएं खुद स्वयं पूरी करेगा, तो हमारे भी जरूरतें जो है हमारी संतान अपने आप ही पूरी कर लेगी। हमारी इच्छाएं जो होती भी नहीं, हाँ एक्सपेक्टेशन बिना मतलब के करते हैं, तो हमारे को वृद्ध अवस्था में भी दिक्कत आती है। सबसे बड़ी बात वृद्ध आदमी के अंदर जो सबसे बड़ी भूल होती है, अगर वो ये बात को समझ लेगा तो 50-60% समस्या तो उसी समय खत्म हो जाएगी। हम जो बच्चे को पालते हैं तो हमने वो बचपन देखा हुआ होता है। हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, हमने भी स्कूल का देखा हुआ है। बच्चे की शादी करते हैं तो हमने भी शादी करी हुई थी। अर्थात जो हम अपनी संतान को देते हैं उसका सभी का अनुभव हमें अपने जीवन काल में हुआ होता है। तो वो बात हम उसको दे पाते हैं सहज और सही तरह में, क्योंकि हम उसमें हमारा अनुभव होता है। और जब हम बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बच्चों से हम बुढ़ापे की वो चीजें माने हैं, जब बच्चों ने बुढ़ापा देखा ही नहीं तो हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? उसका उन्हें अनुभव ही नहीं। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपनी जरूरतों को उन्हें दें। अनुभव उनसे है नहीं, उनको करना चाहिए, वो देख रहे हैं, उनको अनुभव नहीं है कि हमारे मन में क्या आ सकता है, हमारे को कौन सा रोग हो सकता है, हमारी शरीर कितना कमजोर हो गया, कि उन्हें उसका अनुभव नहीं। तो वो कौन बताएगा? जिस प्रकार हम स्कूल के अंदर जबरदस्ती बच्चे को लेकर
उसको लालच देके, उसके समय दिखाकर उसे शिक्षा के लिए देते हैं, जबकि उस बच्चे को शिक्षा का बोध नहीं होता है। पर जब वो बच्चा 8वीं 10वीं पढ़ लेता है तो शिक्षा का बोध होता है। उसी प्रकार हम बच्चों को भी बड़े प्यार से बुजुर्गों की जरूरतों, उनकी जरूरतों का अध्ययन करें। या हम बुजुर्ग एक्सपेक्टेशन करते हैं, ये हमारी भूल है। हमें चाहिए क्या? बच्चा जो है हमने पढ़ा लिखा के उसे बाहर भेज दिया, या गांव में रहते हैं तो उसे शहर भेज दिया। किस लिए शहर भेजा था? हमने कभी पूछा है अपने आप से? बच्चे को आर्थिक संबंधता के लिए भेजा है उसे। हम उससे अपने दूर करते हैं, चाहे वो गांव से शहर आया है या शहर से विदेश गया है, तो आर्थिक संपन्नता के लिए उसे भेजा है। और जब वो आर्थिक संपन्नता हो जाती है तो वो आर्थिक संपन्नता ही तो हमें दे पाएगा। समय हमें उसे दिया नहीं, हम उसे समय एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे आस पड़ोस का जो है वो क्यों नहीं हमारी संतान बन सकती? हम उनके साथ क्यों नहीं तालमेल बिठा सकते? हम उन्हीं से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? उनके पास जो है, उन्होंने पैसा था, पैसा भेज दिया, सुविधाएं हमको उन्होंने दे दी। अब वो समय है नहीं, हम उनसे समय क्यों मांग रहे हैं? यहां पर हमारे पास समय ज्यादा है, तो हम अपना समय उन लोगों से व्यतीत करें जिनको हमारे समय की आवश्यकता हो। हम स्कूलों में जाएं, हम आस पड़ोस में जाएं, झुग्गियों में जाएं, अपना समय व्यतीत करें, उनको संतान की तरह उनके पास प्यार दें, तो हम कर पाएंगे। मगर हम कहीं ना कहीं सिर्फ वो 2-4 बच्चों में ही सीमित हो गए और उनसे कंपटीशन लड़ते हैं। और माँ बाप कितने गलती करते हैं। अगर एक माँ बाप की 4 संतानें हैं, किसी भी संतान ने आपस में यह झगड़ा नहीं करा कि मेरा पिता तेरे पिता से ज्यादा अच्छा है। कभी 4 भाइयों में, 4 बहनों भाइयों में कहीं इस बात का झगड़ा आता है मेरा पिता ज्यादा अच्छा है तेरे पिता से? कभी कंपटीशन हुआ पिता के मामले में? तो ये माता पिता क्यों बच्चों में कंपटीशन कर लेते हैं? हमारी ये भूल है। हर बच्चा अपने हिसाब से माँ बाप के प्रति दायित्व निभा रहा है। वो जितना निभाना चाहता है उसके विचार से वो निभा रहा है। हमने उसके साथ कैसा करा था व्यवहार, उसके अंदर कहीं ऐसे गलतफहमी तो नहीं पैदा कर दी थी? क्या हमने उसे ऐसे जायज और नाजायज जगह डांटा तो नहीं था? तो आज वो भी करता है। और सबसे बड़ी बात, मैंने जब मैं वृद्धाश्रम में जाता हूं या लोग मेरे पास आते हैं, तो अधिकतर लोग मैंने वो देखे हैं जिन्होंने अपने पद को उठाकर, वो किसी भी पद पे रहे हैं, जितना भी एजुकेटेड थे, वो घर में अपने पद को लेके गए और उनसे रोब के साथ बात करी। तो जब उनका समय आया तो उनमें समस्या ज्यादा हो गई। उन्होंने अपने पद से अपने बच्चों को भी पढ़ाया, मगर उन्होंने डांटा, उनकी सुनी नहीं, ना समय दिया। आज बच्चा भी वो अपने समय में कहते हैं कि हमारे पिताजी इतना डांटते थे, आज ये है वो है। तो हमने भी कहीं अपने से गलती करी ही। एक लोहार जो है अपना थोड़ा अपनी झुग्गी के बाहर रखता है, थोड़ा लेकर अपनी झुग्गी के अंदर नहीं जाता कि अपने बच्चों को नहीं मारता। मगर हम पद अधिकारी जो हैं या बौद्ध व्यापारी जो हैं, अपने को वो थोड़ा रूपी जो पद है उसको घर लेके बच्चों को और अपने घर परिवार को यूज करते हैं। ये हमारी भूल रही है। हमें आज के समय में जितने भी पदाधिकारी हैं या जो संपन्न है व्यापार के रूप से, वो अपने आप को सजग और सचेत हो जाएं कि परिवार के अंदर आए तो पारिवारिक बन जाए। जब आप अपने कार्यस्थल पे जाएं तो कार्यस्थल पे बन जाएं। परिवार को कार्यस्थल में मत लेके जाएं, कार्यस्थल को परिवार में मत लाएं। अगर इसको हम बाइफरकेट करके सिंचित रूप से वर्तमान में रहेंगे तो हम आने वाली समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। और जितने भी बुजुर्ग हैं, मैं कई वृद्ध आश्रम में जाता हूं, उनमें सिर्फ शिकायत ही होती है। किसी एक ने भी नहीं कहा, मैंने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी जायदाद है? मेरे पास ये ऐसी है 20 करोड़ की हो गई है, मेरे पास गांव के अंदर 5 एकड़ जगह थी, 10 एकड़ जगह थी, सभी। तो क्या कर रहा है ये बुजुर्ग? अपने आप को बदलेंगे नहीं। वो तुम उस जगह को, जो तेरी संतान जो इतनी संपन्न होगी, विदेशों में पैसा कमा रही है, डॉलर पाउंड दिनार कुछ भी कमा रही हो, वो हिंदुस्तान में पैसा दे दे, बहुत पैसे, उन पैसे की जरूरत नहीं, मगर वो जायदाद उन्हीं को दे जाती है। वो बुजुर्ग क्यों नहीं कहते कि मैं इस अपना ये जो मेरे पास है, मैं वृद्ध आश्रम यहाँ बनाऊं, मैं आप खुद भी रहूं और सारे बुजुर्गों को रहूं, और डॉक्टर की सुविधा भी होती है। ऐसे 2-4 मैंने हमारे जान पहचान में है, वो कर रहे हैं, खुद भी खुशहाल है और दूसरों को भी खुशहाल कर रहे हैं, और उनके अपने खर्चा पानी भी चल रहा है। तो हमें अगर उसको संतान को ही देना है तो ये भी हमें बदलाव करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन तो हम समाज से कर रहे हैं और देना हम संतान को, जबकि उसे चाहिए ही नहीं।
वो अपने में संपन्न है। तो वो उसका जब बच्चा अपने परिवार का हो गया तो उस परिवार का वो पालन पोषण का दायित्व उसका है। हम दादा दादी बने, नाना नानी बने, पोता पोतियों का उनका पिता माता पिता ना बने, उनका जो माता पिता का दायित्व उनके माता पिता दिवाएंगे। हमारे पास समय है और किसी भी पेरेंट्स का अपने बच्चे को समय देने के लिए इतना समय होता नहीं, क्योंकि वो अपने जीवन को बनाने में लगता है। तो बुजुर्गों को दादा दादी के पास समय होता है और पोता पोती को प्यार चाहिए, तो हम उनके साथ रहें। जैसे गांव से कोई शहर में आ जाता है, 4 दिन रहने के बाद उसे गांव ही अच्छा लगता है, या शहर वाला जब विदेश जाता है बच्चों के साथ महीने 2 महीने 4 दिन महीने के बाद फिर वो उसे अपना देश ही स्वदेश ही अच्छा लगता है, वापस आता है। तो वो ये उनसे एक्सपेक्ट करें, और जैसे ही हम बच्चों को समझाएंगे सभी बच्चे मान जाते हैं। अगर हमने बच्चों को स्कूल में भेजा था, स्कूल में पढ़ के वो इंजीनियर डॉक्टर आईटी इंजीनियर बन गया है, तो हमने उससे ये भी समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। हमारे बच्चे सुनते नहीं है, हमें बच्चों को सुनाना नहीं है, हमने बच्चों को समझाना है कि बच्चा आज हमारी जरूरत है। हम समझाने के बजाय एक्सपेक्टेशन करते हैं और वैसा ही उनसे ज्यादा करते हैं। और हम सहयोग देने के बजाय, हमने जब बच्चों को सहयोग दिया था तो आज भी घर की गृहिणी दादी है, नानी है, बच्चों के लिए या दादा नाना है, कुछ भी है, वो भी इतना सहयोग दें कि बच्चों के लिए कितना तुम सहयोग दे सकते हो वो सहयोग दे, तो उनके साथ रहने में उनकी सुविधा बने। अगर उनके साथ ऐसे उनसे दुविधा बनेंगे तो वो हमसे पृथक होने का प्रयास करेंगे। मैं अनेक ऐसे देखे हैं कि जैसे उनको समझाया है तो सबको चाहिए कि हमारे बुजुर्ग हमारे रहे, कि उन्हें बहुत सुविधा होती है, उनके बच्चों को प्यार मिलता है, समय मिलती है, उनको आजादी भी मिलती है, मगर उनका टोका टाकी बुजुर्गों की एक्सपेक्टेशन जो है बहुत ज्यादा होती है। और फिर बच्चे बुजुर्ग जो हैं कोविड के अंदर ये हमने मुश्किल में पैसा रखा हुआ, मुश्किल में सोना रखा हुआ, मुश्किल में, तो कोविड से बड़ा समय क्या होगा? किसी ने क्या बेचा? कुछ नहीं बेचा। तो हमें कभी भी जो हमारा जीवन अगर 60 साल 70 साल अच्छा निकला है उसी का ही भविष्य अच्छा होगा, ये चिंतन से, ये एक्सपेक्टेशन से हमारे में कॉन्फिडेंस आ जाता है और हमारी समस्या होती ही नहीं है जिसको हम समस्या मान रहे हैं। और हमने अपने जीवन काल के अंदर अगर देखेंगे जो जो हमने समस्या समझी थी, क्या हमारे जीवन में आई? नहीं आई। पर हमने कई यार ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वो हुआ ही नहीं। तो 90% हमारी सोच में वो जीवन काल में होती ही नहीं है, जिनको हम सोच कर चिंतन के बजाय चिंता करना शुरू हो जाते हैं। और जब हम सक्षम हैं, अगर बरसात आती है तो मैं छतरी लेने में सक्षम हूं, छतरी बनाने में सक्षम हूं, धूप आ गई है 50 डिग्री टेम्परेचर है और मैं कूलर पंखा बनाने में सक्षम हूं और मैं उसमें उसका दूरंदेश कर, तो जीवन के अंदर जब भी कोई समस्या आएगी मैं उसका समाधान कैसे नहीं कर पाऊंगा? प्रकृति किसी को समस्या नहीं देती है। प्रकृति का एक नियम है कि हर जीव के लिए 5 तत्व जिसे बोलते हैं, आकाश तत्व प्रकृति की जरूरत थी, और 4 तत्व जो है उसकी आवश्यकता थी हर जीव के लिए। जहां जीव का आगमन हुआ है, सूरज की गर्मी उसे वही मिली है, ताप अगन वही मिली है, उसे कहीं जाना नहीं पड़ा। पानी की बरसात के रूप में जल की आवश्यकता उसे वही मिली है, वायु भी उसे वही मिली है श्वास के लिए, भोजन के लिए जंगल वनस्पति भी उसे वही मिली है। ये 5 आवश्यकताएं जो है हर जीव प्राणी के लिए उसे वही मिलती हैं। अगर वो जीव जल का है तो जल से बाहर निकाल दिया जाए तो वो उसका जीवन समाप्त हो जाता है। और जिसका जीव का वायु, श्वास के लिए वायु चाहिए, अगर वायु से उसे जल में फेंक दिया जाए तो उसे वायु नहीं मिलती तो उसका जीवन वहां समाप्त हो जाता है। मगर अगर हमने हमारे को कभी प्रकृति द्वारा ये 5 चीजों की समस्या हुई है? नहीं। तो हमारी समस्या किससे है? जो मानव द्वारा बनाई गई है, मानव की एक्सपेक्टेशन है। मानव ने ही समाज बनाया है, मानव ने अपनी सुविधा बनाई है अपने सुख के लिए, संपन्नता के लिए। तो हम सुविधा से चिंता, सुविधा तो मैंने बनाई है, मानव ने बनाई है, मानव द्वारा ही समझेगा। और हम मानव से सहयोग दें, मानव से चिंता नहीं करें कि वो मेरे को मारेगा, मेरे को करेगा। जिस प्रकार एक मेरा शरीर के अंदर कई प्रकार के अंग हैं, सभी के सहयोग देते हैं और सहयोग से मेरा शरीर चलता है, उसी प्रकार मानव समाज का गठित होने का अभिप्राय यही था कि हम एक दूसरे को सहयोग दें। कितनों से हमें घृणा या नफरत होती है? 8 अरब लोगों के अंदर हम 80 लोग नहीं गिन सकते हैं जिनसे हमें घृणा, नफरत और ईर्ष्या या द्वेष होती है या एक्सपेक्टेशन होती है। वो कौन है? जिनका इसी जीवन काल के अंदर कभी ना कभी हमारा व्यक्तिगत संपर्क रहा होगा।
मेरे माँ बाप हो सकते हैं, मेरे बहन भाई हो सकते हैं, मेरी संतान हो सकती है, मेरा मित्र हो सकता है, मेरा सहपाठी हो सकता है, मेरा कोलीग हो सकता है, मेरा पड़ोसी हो सकता है। इनसे ज्यादा जो मेरा पड़ोसी नहीं, इनमें नहीं है, तो मुझे उनके साथ किसी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष और चिंता या डर नहीं। तो ये हमारे को व्यक्तिगत रूप से देखना है। ये व्यक्तिगत नियम है, सामाजिक नियम नहीं है। हम समाज का, पूरा समाज का नियम यह है कि सभी ने, मैं जो भी इस्तेमाल कर रहा हूं, तो समाज के द्वारा बनाया हुआ संगठन है। आज हम ऑनलाइन में बैठे हैं तो ऑनलाइन समाज ने ही बनाई थी और हम सभी इसका प्रयोग करें। हमने कपड़ा पहना है तो कपड़ा भी समाज के द्वारा किसी ना किसी मानव द्वारा बनाया है। जूता है, घड़ी है, कुछ भी है, तो ये समाज के संगठन से, समाज के सहयोग से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम अपना व्यक्तिगत नियम, अपना जीवन का स्वामी बनकर अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं, तो यह एक बहुत बड़ी चीज, समस्या का समाधान हो सकता है। और रही बुजुर्गों की, जो ये था कि बुजुर्ग होने से पहले हम सजग और सतेज हो जाए, मगर जिनकी आज समस्या हो गई है, तो प्रकृति का एक नियम है, जो घटित हो गया है वो बदला नहीं जा सकता, वो सवारा जा सकता है। तो जो घटित होता है हम उसे पहले स्वीकार भाव से स्वीकार करते हैं, और जैसे ही हम स्वीकार भाव से स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और हम उसकी समस्या का समाधान के लिए सोच और समझ सहजता से करने में सक्षम हो जाते हैं। मगर हम उस घटना को स्वीकार करने के स्थान पर हम अस्वीकार करते हैं और दोषारोपण में चले जाते हैं, और हमारा जीवन को है विचार के रूप से हमारे शरीर में भी रोग लगता है। शरीर के अंदर रोग होने से हमारे में समस्या बढ़ जाती है, भूख लगती नहीं है। हमारी जो युवावस्था में भूख थी, वृद्धावस्था में बहुत कम हो जाती है। हमारी नींद कुछ कम हो जाती है या बढ़ जाती है। अगर हमारा मन शांत है तो हमारी नींद बढ़ेगी, हमारे शरीर को भी सहज मिलेगा। मगर हमारा मन अशांत है तो हमारी नींद कमजोरी होगी और नींद की समस्या भी बन जाएगी। तो सबसे प्रथम हमने अपने आप को जैसी जिसकी अवस्था है उसे स्वीकार कर लें, जो इस समय वृद्ध हो चुके हैं, जिनमें समस्या है। अगर वो स्वीकार कर लेंगे तो उनकी स्वीकार भाव से अपनी संतान से बात करें, अड़ोस पड़ोस से बात करें, और जो भी अड़ोस पड़ोस में हैं, जो भी अपनी बात करें, तो उनसे उनके बच्चों के बारे में पूछें, तेरे बच्चे अच्छे हैं या तेरे बच्चे ऐसे नहीं। कभी भी हम आपस में किसी दूसरे को बच्चे की गलत बात ना करें, क्योंकि बुजुर्गी के अंदर कमजोर हो जाता है तो उसका असर गहरा पड़ जाता है। तो सर्वप्रथम हमें कमजोरी बताने के बजाय हमें दूसरे के अच्छाइयां बनाएं कि तेरी भी औलाद इतना अच्छा काम करती थी, उसने इतना ना करा, वो शायद नहीं कर पाएगी, चल मैं उसको फोन करता हूं, ऐसा करता हूं। तो मैंने कई बुजुर्गों से नंबर लेके उनकी संतान से बात करी है, तो कह रहे हम तो चाहते हैं मगर ये हमसे बात ही नहीं करते, जितना मर्जी करें, जब हम फोन करेंगे टाइम, मेरे सोने का समय तुम्हारा फोन आ जाता है, तुम जब फोन करते हैं हम ऑफिस में होते हैं। तो वो भी बुजुर्ग जो हैं वो समय का तालमेल नहीं बिठा पाते। तो हमें बुजुर्गी के अंदर एक्सपेक्टेशन के बजाय हमें स्वीकार भाव से आज भी हम सक्षम हैं, ये दृढ़ संकल्प लेंगे तो हमारी समस्या 70 से 80% कम हो जाएंगी। हाँ, 20-25% समस्या रहती है, हर एज की अपनी अपनी समस्या होती है, बुजुर्ग की ओल्ड एज की भी समस्या है। उसका समाधान कुछ समाज कर पाएगा, कुछ मेरा परिवार कर पाएगा, मगर मैं जब तक खुद अपने आप में करने में एक दृढ़ संकल्प नहीं लूंगा तो मेरी समस्या बढ़ेगी। मैं आज भी किसी के सेवा नहीं लेना है, बुजुर्गों माता पिता की सेवा करो, ये सबसे बड़ा अपराध और ये पाप है। जो ये हमारे संसार में माता पिता को सहयोग देना है, सेवा करने, वो शरीर रूप से सक्षम है, ऐसा उन्हें दृढ़ संकल्प है, उनको जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। ये माँ बाप मेरी सेवा क्यों करना है, मैं खुद करना। क्या मुंह के अंदर गराई डाल सकता है, वो भोजन डालेगा, खाना तो मुझे ही है ना। मेरे को जो नीड्स है, नीचे यूरिन है, शेड्यूल है, तो वो क्या दूसरा बच्चा मेरा कर सकता है, मुझे ही करना है ना। तो सेवा हटा दिया जाए, सहयोग को लिया जाए, मुझे सहयोग देगा, मुझे समाज से सहयोग मिलेगा। सर्वप्रथम दायित्व मेरी संतान का है, संतान सहयोग देगी तो मुझे किसी और की सहयोग की आवश्यकता नहीं है। मगर संतान नहीं दे रही मगर समाज मुझे सहयोग देगा, ये अगर हम सोचेंगे, सेवा भाव जो है, सेवक खत्म हो जाए। जैसे खिलाड़ी जो है, खेल वही है, खिलाड़ी खत्म होकर खेल रह जाता है, संगीत वो है, संगीतकार खत्म होकर संगीत रह जाता है, उसमें शक्ति है। तो सेवा भाव नहीं, सहयोग भाव रहना चाहिए कि मेरे को कोई ना कोई सहयोग मिलेगा ही, मेरे जीवन के अंदर सहयोग मिलेगा। आज इंसान ने, मानव ने कई ऐसी चीज बने, नहीं चल पड़ा तो उसने वाकर बना लिया, कुछ कुर्सी बना ली है, कुछ ऐसी चीजें सुविधाएं बना दी है, तो वो सहयोग ही तो है। तो हमें अपने मानसिक रूप से डेवलप करना चाहिए समय के अनुसार।
पहले गांवों के अंदर अड़ोस पड़ोस का एक परिवार था, आज हम एकल परिवार हो चुके हैं, अड़ोस पड़ोस का कोई संबंध नहीं है। तो एकल मतलब मुझे खुद ही सक्षम बनना पड़ेगा, अपने विचार पर दृढ़ता करनी पड़ेगी। अगर ऐसा विचार हम लेंगे या वो बुजुर्ग भी ऐसा लेंगे, जैसे ही जब उनसे मिलता हूं वो सुनने को तैयार नहीं होते, अपनी बात कहते। इसलिए मैं उनको पहले सुनता हूं, जब वो अपनी बात कह लेते हैं फिर मेरी बात मैं उसे समझाता हूं। तो हमारे जो भी हम सहयोग देने वाले हैं, हमारा भी दायित्व बनता है कि बुजुर्ग जब अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं पहले उन्हें सुन ले, क्योंकि सुनने के बाद वो इतने हल्के हो जाते हैं कि वो सुनने में तैयार हो जाते हैं किसी से, मगर वो सुनने के तैयार इसलिए होते हैं कि उनकी कोई सुनता नहीं। तो मैं हर संतान से भी ये कहता हूं कि माँ बाप की थोड़ा सा सुन ले जब वो कुछ कहना चाहें। उनको 10-5 मिनट के अंदर उनकी बात खत्म हो जाएगी और वो जब अपनी बात कहेंगे हल्का हो जाएंगे, तो फिर उनकी गाइडलाइन भी होगी। और कभी भी पूछो बच्चों, बच्चे अपने आपको क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ है, पर मुझे तो ऐसा बोल दो। सिर्फ बच्चे जो है माँ बाप से सिर्फ पूछ लें आपको क्या चाहिए, इसी में उनको संतुष्टि हो जाती है। उन्होंने मांगना नहीं है, उनकी आवश्यकता भी नहीं है, उन्होंने देना है जीवन काल के अंदर कुछ उनके पास आर्थिक है, मगर वो एक्सपेक्टेशन है, ये आज की संतान का भी एक्सपेक्टेशन है कि उनके साथ समय बैठे। और जहां समय हो सके तो आप घूमने जाते हो बच्चों को, तो कभी कभी महीने 2 महीने में गाड़ी में उनको भी ले जाओ, वहां भी घुमा लाओ, तो ये उनके लिए भी सक्षम होगा। हाँ, अगर ओल्ड एज में रहते भी हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि हमें आपस में अमनूर रहता है। हम आज तो इतने दिल्ली के अंदर भी दूसरी जगह भी ऐसे ऐसे होटल बन चुके हैं लोगों ने अपने, कि आप 3-3 महीने अच्छे वाले संपन्न बच्चे बाहर हैं, वो 3-3 महीने रहते हैं, 3 महीने बाद बच्चों के पास जाते हैं, फिर ओल्ड एज में रहते हैं, सब सुविधाएं, डॉक्टर की सुविधाएं, सारे परिवार के भोजन की सुविधाएं, वो किचन है। एक घर के अंदर एक बुजुर्ग दंपति रहते हैं तो उनका 1-1.5 लाख रुपए घर का खर्चा हो जाता है, मेड रखनी है, ड्राइवर रखना है, बीमारी का है। अगर वो ओल्ड एज होम में जाते हैं तो सारी सुविधाएं मिलती। तो ओल्ड एज होम बुरा नहीं है, इसको हमें विचार में करना है, मगर वो ओल्ड एज के लिए ही हम जाएं ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसे हम अपने स्कूल में जाते थे, समय की जरूरत के हिसाब से हम वहां जा रहे हैं, मगर अपना रेजिडेंस हमारा है, बच्चे हमारे हैं। अगर हम इस विचार को रहेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे जीवन के अंदर ये बहुत ही अच्छा एक निर्णय होगा। एक जो मैंने अपने विचारों से लोगों से आस पास में घर में देखा है, मैंने अपने ऐसे विचार दिए हैं और आशा करता हूं कि आप सभी को इस विचार से कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद आनंद आनंद। धन्यवाद सुरजीत सिंह जी देवाल।